प्यारे बच्चों, 10th की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था। इसमें हमने जो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, उस फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर स्टेमन और पी स्टाइल, ये दो चीज़ें हमने स्पेशली ऑब्ज़र्व की थी, जिसमें स्टेमन में फिलामेंट और एंथर हमने ऑब्ज़र्व किए, जिसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और पी स्टाइल जिसमें थ्री पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि बॉटम में होती है ओवरी, और उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन ओव्यूल्स के अंदर जो है फीमेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है। अब हम लर्न करते हैं प्रोसेस क्या है, भाई कैसे इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है उनका फ्यूज़न कैसे होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो उसको लर्न करने से पहले अपन अपनी बुक के अंदर जो फिगर है 8.8 है ना, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इसको आप अच्छे से देख लें। ये फिगर जो है आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा, जिसमें आप देखेंगे टॉप पर पोलन ग्रेन। ये जो फिगर है वो इस स्टाइल का बहुत ही उसको एनहांस करके बताया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो मेल फीमेल जो पार्ट है इस प्लांट फ्लावर का, जिसको पी स्टाइल कह रहे हैं अपन, तो इसको थोड़ा सा एनहांस करके, इसको बड़ा करके बताया गया है ना। तो इस फिगर में आप देखेंगे सबसे पहले स्टिग्मा, उसके बाद पोलन स्टिग्मा और ओवरी जो है यहाँ पर बताई गई है ना। तो यहाँ आप देखेंगे जो टॉप पर स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है, और उसके बाद वो उसमें से एक पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होती है, और वो पोलन ट्यूब जो है उस ओवरी के बॉटम की तरफ जाती है, और उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, उन ओव्यूल्स के अंदर जो फीमेल जर्म सेल है वहाँ तक ये पहुँचती है, और उसके बाद वो उससे अटैच हो जाती है। अब उस पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो मेल गैमीट जो है उस है ना मेल जर्म सेल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं मेल जर्म सेल, वो इस मेल जर्म सेल जो है इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो है इस पोलन ट्यूब से होती हुई इस फीमेल जर्म सेल तक पहुँचती है, और यहाँ पर उनका फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमीट का, और न्यू इंडिविजुअल या न्यू जिसको अपन जाइगोट बोलते हैं है ना, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाया है। इस चित्र को आप माइंड में रखें, चित्र को आप इस फिगर को अच्छे से समझ लें, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो अब कैसे क्या होता है वो अपन इसमें देखते हैं। पॉलिनेशन हमने लर्न कर लिया, पॉलिनेशन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी अपन ने पढ़ा। अब है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, है ना, प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो व्हेन अ पोलन ट्यूब या व्हेन अ पोलन ग्रेन रीच टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, है ना, जब कोई पोलन ग्रेन उस फ्लावर की जो स्टिग्मा है उस तक पहुंचता है, वहाँ पर पहुंच जाता है, तो फिर वो वहाँ पर इट जर्मिनेट इन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नेम पोलन ट्यूब, है ना। वो पोलन ग्रेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उसका जर्मिनेशन होता है, और उस पर्टिकुलर ट्यूब को हम पोलन ट्यूब कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है ना। दिस ट्यूब मूव्स टूवर्ड द ओव्यूल ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म, है ना। एक कीमोट्रोपिज्म एक फाइटो प्लांट की एक मूवमेंट है ना, प्लांट की मूवमेंट्स हैं, उसको अपन आगे आएंगी ये तो ये कीमोट्रोपिज्म कहलाती है प्लांट मूवमेंट। तो उसमें ये पोलन ट्यूब जो है उस कीमोट्रोपिज्म के थ्रू, यानी कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के कारण, है ना, ये पोलन ट्यूब जो है उस ओव्यूल्स की तरफ जो है मूवमेंट करती है, या वहाँ से जर्मिनेट होकर के उसकी तरफ पहुँचती है। ओके, तो इस ट्यूब को हम पोलन ट्यूब कहते हैं, और ये ओव्यूल्स की तरफ कीमोट्रोपिज्म के कारण, ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म,
कीमोट्रोपिज्म के कारण ये उस ओव्यूल्स की तरफ मूवमेंट करती है और पासेस थ्रू द स्टाइल, है ना, ये किस में से होकर के निकलती है, उस स्टाइल जो फ्लावर की जो स्टाइल है उस स्टाइल में से होती हुई वो ओव्यूल्स तक एंड रीच टू द ओवरी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उन तक ये पहुंचती है, ठीक है। और दिस ट्यूब कैरीज मेल गैमीट टू द ओवम, है ना, ये जो ट्यूब है उस ट्यूब से होता हुआ जो मेल गैमीट है वो फिर ओवम तक पहुंचता है। एंड नाउ मेल गैमीट फ्यूज विथ फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट है उसके साथ ही इसका फ्यूज़न हो जाता है। एंड डेवलप इनटू जाइगोट, अब ये फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूज़न होने के बाद इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये नई सेल बन गई, इसका नाम हो गया जाइगोट। इसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक है ना। द फर्टिलाइज्ड एग्स डिवाइड, है ना, बाय माइटोसिस सेल डिवीज़न, अब वो जो जाइगोट है जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल गैमेट से उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, इसलिए इसको अपन जाइगोट कहेंगे। और ये जाइगोट जो है या एग सेल जो है, जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है, तो वो बार बार, है ना, बहुत बार डिवाइड होती है और इस डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो माइटोसिस सेल डिवीज़न कहलाता है ना। मैंने अपने पढ़ा था पहले मियोसिस और माइटोसिस, तो माइटोसिस सेल डिवीज़न जिसको हम समसूत्री विभाजन हिंदी में बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, उस माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू जो है इस एक सेल का रैपिडली डिविडेशन होता है, बार बार ये नई सेल बनती जाती है और टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, है ना, इससे क्या बन जाता है, उस जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाता है। जाइगोट अब कुछ समय के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब पहले तो जाइगोट क्यों था, क्योंकि वो सिंगल सेल ही था, है ना, और फर्टिलाइज्ड एग था। अब वो डिवाइड होते हुए एक बहुत सारे सेल्स बन गए अब वहाँ पर, तो इसलिए अब ये एम्ब्रियो कहलाएगा। द फ्यूचर फ्यूचर प्लांट, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो। अब वो सीड में कन्वर्ट हो गया ना। अ टफ प्रोटेक्टिव कोट डेवलप्ड अराउंड द ओव्यूल्स टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अब उस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके चारों तरफ, यानी उस ओव्यूल्स के थ्रू जो है या ओव्यूल्स में, ओव्यूल्स के द्वारा एक प्रोटेक्टिव कोट बन जाती है, हार्ड कोट बन जाता है, चारों तरफ एक आवरण बन जाता है जिसको हम प्रोटेक्टिव कोट कहते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो का वो प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा होता है। और ये जो है क्या हो जाता, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट कन्वर्ट इनटू सीड, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रो एंड चेंज इनटू इन फ्रूट्स, अब देखो ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि जो ओव्यूल्स जो था वो सीड में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट जो था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में, ये ध्यान रखना है। और सेपल्स जो, और पेटल्स और स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ऑल आर ड्राई अप, ये सभी सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, एंड फॉल डाउन, उस फूल से गिर जाते हैं। इन सम प्लांट सेपल्स आर अटैच टू द फ्रूट, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स जो होते हैं उस फ्रूट के साथ अटैच रहते हैं, लाइक चिली, आप देखो चिली जो होती है, मिर्ची जिसको अपन कहते हैं, तो मिर्ची में जो उसका जो बॉटम है जिसको अपन तोड़ के डंठल बोलते हैं ना, उसको तोड़ करके अपन फेंक देते हैं। टमाटो में आप देखो जहाँ पर वो टमाटो जो है उस प्लांट से अटैच रहता है ना, उस जगह पर वो उसमें से कुछ छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की जो उसके ऊपर अटैच रहती है प्लांट, उस टमाटो को जस्ट पास में देखना आप, है ना, जिसको आप तोड़ करके फिर फेंक देते हैं और टमाटो को अपन काम में लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सेपल्स है। कुछ प्लांट में ये सेपल्स ड्राई अप नहीं होते बल्कि फ्रूट के साथ ही अटैच रहते हैं, है ना। तो जैसे चिली है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, ब्रिंजल में देखो वो उसको ऊपर ही पूरे को कवर कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से, जिसको अपन पूंछड़ी बोलते हैं ना, पूंछ, है ना, बैंगन की पूंछ नहीं होती, तो वो सेपल्स हैं और वो कुछ फ्रूट के साथ अटैच रहते हैं। ओके, द एम्ब्रियो हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट लाइक बेनियान ट्री,
है ना। उस एम्ब्रियो के अंदर जो सीड होता है, उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो एक बहुत बड़ा प्लांट बन सकता है। जैसे कि बेनियान ट्री को, जैसे बरगद का पेड़ है ना, बरगद का पेड़ का जो सीड होता है वो इतना सा छोटा होता है। जैसे अपने सब्जी बनाते समय वो राई नहीं होती क्या, राई, उतना सा बीज होता है उसका, सीड इतना सा होता है और उससे प्लांट बनता है। आप देखो कितना बड़ा प्लांट बनता है बरगद का पेड़, जिसको बेनियान ट्री के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि उस छोटे से एम्ब्रियो के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि कितना बड़ा पेड़ बना देता है, वो इतना बड़ा प्लांट बना देता है। ओके, तो सीड्स, अब सीड्स क्या है? इन सीड देयर आर अ टाइनी एम्ब्रियो, अ फ्यूचर रूट, है ना, जिसको अपन रेडिकल कहते हैं, एंड फ्यूचर शूट, जिसको अपन प्लूमली के नाम से पुकारते हैं, आर डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, है ना। ये देखो, इसका भी चित्र मैं आपको इसमें बताता हूँ, आपकी बुक में है। हाँ, बुक के अंदर प्लूमली और रेडिकल कहाँ पर है देखें आप, ये फिगर 8.9 है ना। इस 8.9 ये सीड है ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड किस तरीके से जर्मिनेट होता है इसमें आप देखेंगे। कॉटलीडन्स है, ये एक ग्रेम सीड है, चने का बीज है ना। इस चने के बीज को अपन आप थोड़ी देर वाटर के अंदर रख लो एक नाइट, और सुबह मॉर्निंग में इसको, है ना, उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोट है उसको हटा करके आप देखना, तो आपको इस तरीके से ये मैं जहाँ अंगुली लगा रहा हूँ ये देखोगे, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, है ना। ये दो बड़े बड़े पार्ट हैं, इनको हम कॉटलीडन बोलते हैं, कॉटलीडन्स, है ना। ये कॉटलीडन्स क्या है? स्टोर्ड फूड है ना। किसके लिए स्टोर्ड फूड है? ये उस एम्ब्रियो के लिए स्टोर्ड फूड है। जब ये सीड जो है ज़मीन के अंदर पड़ेगा, है ना, उस समय इसके अंदर से रूट का डेवलपमेंट होगा, शूट का डेवलपमेंट होगा, तो उस समय इसको फूड कहाँ से मिलेगा? इसलिए गॉड ने इसको अपने साथ स्टोर्ड फूड दिया है ना। दाल जिसको अपन बोलते हैं, जिसको अपन दाल बना के खा जाते हैं, तो वो दाल जो है कॉटलीडन्स कहलाते हैं, और इन कॉटलीडन्स को हम फूड, ये उस एम्ब्रियो के लिए स्टोर्ड फूड है। ओके, और उसके साथ ही आप देखोगे इसमें एरो बना हुआ है, देखो प्लूमली, यानी इस प्लूमली का अर्थ होता है फ्यूचर शूट। इस प्लूमली से ही शूट का डेवलपमेंट होगा, और जो रेडिकल है नीचे की तरफ डाउन साइड में, इसको हम फ्यूचर रूट बोलेंगे, है ना। इससे रूट का डेवलपमेंट होगा, यानी प्लूमली से शूट का डेवलपमेंट होगा और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होगा। ये आप फिगर को अच्छे से समझ लेना। ओके, अब अपन वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हाँ, हाँ, सीड, है ना। तो इन सीड देयर आर अ टाइनी एम्ब्रियो, और उसके साथ ही फ्यूचर रूट, जिसको अपन रेडिकल बोलते हैं, एंड फ्यूचर शूट, जिसको हम प्लूमली कहते हैं, आर डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से इनका डेवलपमेंट होता है। और 2 और 1 कोटलीडन्स आर अटैच विथ एम्ब्रियो, हमने अभी बताया था कि एक या दो कोटलीडन्स जो है उस एम्ब्रियो के साथ अटैच रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, फूड के स्टोर के लिए, है ना। कब तक? लीव्स आर डेवलप, टिल लीव्स आर डेवलप, जब तक कि उनसे लीव नहीं बन जाता है। क्यों? हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर लीव ही तो फूड बनाती है, और जब प्लांट में सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है तो उस समय उसको फूड कौन देगा, है ना। इसलिए वो कॉटलीडन्स के रूप में हम उसको फूड जो है वो अवेलेबल रहता है। द रेडिकल इज द फर्स्ट, है ना, स्ट्रक्चर विच कम्स आउट ऑफ सीड आफ्टर इट्स जर्मिनेशन। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले रेडिकल का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक बार रूट बनेगी तो उसको न्यूट्रिएंट वगैरह सब मिलेंगे। इसलिए जब भी प्लांट के अंदर सीड का डेवलपमेंट होता है या उसका जर्मिनेशन होता है, जब उसका जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले रेडिकल का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक बार रूट बन जाएगी तो फिर वो प्लांट आगे बढ़ेगा। शूट का डेवलपमेंट या प्लूमली का डेवलपमेंट बाद में होता है ना। इसलिए आफ्टर इट्स जर्मिनेशन लेटर ऑन प्लूमलीज, फिर प्लूमलीज का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से ये आपको मैंने अभी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि किस तरीके से प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि मैंने आपको समझाया। अब है डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में क्या फ़र्क है ना। तो ये एक बना रखी है मैंने यहाँ पर, आप देखें इसको कि एक टेबल बना रखी है।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने बाइफरकेट कर रखा है। तो फर्स्ट देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इट्स शोन बाय सिंपल ऑर्गेनिज्म। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो होते हैं, जो मोस्टली कैसे बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल या डबल सेल वाले, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, इनके द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया जाता है। कुछ बड़े प्लांट भी शो करते हैं, जैसे कि हमने वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करते हैं, इट शोन बाय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं, उनके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। फिर है सेकंड जो बाइफर्केशन है वो देखेंगे, इन दिस प्रोसेस, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर नॉट एसेंशियल, यानी इनमें गैमीट्स बनते ही नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि हमने पढ़ा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप देखेंगे, इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर वेरी एसेंशियल, है ना, बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक इनका गैमीट का फ्यूज़न नहीं होगा तब तक न्यू यंग वन या सीड वगैरह का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। ओनली असेक्सुअल में अपन देखेंगे, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व इन इट, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट्स से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, है ना। सम टाइम वन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमीट। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही पेरेंट यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर 2 तरीके के गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जैसे कि फ्लावर में अभी अपन ने बात की थी, उसमें भले ही एक ही प्लांट से नया प्लांट या सीड बन रहा है, लेकिन उसमें 2 टाइप के गैमीट बन रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी प्लांट, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर मैंने बताया था, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चौथा जो है वो देखेंगे, फोर्थ, ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, है ना। जो ऑफ स्प्रिंग या यंग वन जो डेवलप होंगे, या उनके जो चाइल्ड जो होंगे, वो उनसे डेवलप होने वाला न्यू ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपने पेरेंट का आइडेंटिकल होगा, हूबहू 2 कॉपी होगा, उसके अंदर वो सभी करेक्टर्स होंगे जो पेरेंट्स के अंदर होते हैं, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग शो वेरिएशंस, है ना, दे आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसमें आप देखेंगे कि उनमें जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं उनमें बहुत सारी वेरिएशंस दिखाई देती है, और वे अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे बहुत सारे करेक्टर्स में, है ना। डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उनके कोई 4 हाथ पैर अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं, करेक्टर्स तो वही रहेंगे, लेकिन बहुत सारे करेक्टर्स में डिसिमिलरिटी नज़र आएगी। स्किन कलर, आइज़ कलर, हाइट वगैरह, ये सभी डिफरेंट टाइप के होंगे, ओके। और इसके साथ ही असेक्सुअल में देखेंगे, इट अकर्स ड्यू टू माइटोसिस सेल डिवीज़न, है ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन से होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ आर एसेंशियल, दोनों ही टाइप के सेल डिवीजन जो है इसके अंदर होते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों में, सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में कभी कभी आता रहता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होता है हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है ये, वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। मानव के अंदर जनन जो है वो कैसे होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो है, ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल, है ना। मनुष्य जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मानव जाति जो है वो यूनिसेक्सुअल होती है, यानी इनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं, है ना। अ मेल कैन बी डिस्टिंग्विश एज इजीली फ्रॉम फीमेल, दिस इज नॉन एज सेक्सुअल डिस, है ना, मॉर्फिज्म, है ना। तो हम मेल और फीमेल को इजीली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको में विभेद कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम इनको अलग अलग, ये जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम सेक्सुअल डिसमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन अर्ली चाइल्डहुड वी कैन नॉट इजीली डिस्टिंग्विश अ गर्ल बेबी एंड अ बॉय बेबी, है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय हम
बॉयज़ और गर्ल्स को हम डिफरेंट नहीं कर सकते उनमें, उनको देख करके, है ना, आइडिया नहीं लगा सकते कि ये लड़का है या लड़की है। बट व्हेन द गर्ल एंड बॉय अटेंड द एज ऑफ 10 to 14 ईयर, देयर आर सम चेंजेज इन देयर बॉडी, है ना, दीज चेंज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि आपने 8th क्लास में लर्न किया है कि जो एडल्ट पर्सन होते हैं, है ना, जो 10 से 14 की एज में आने पर, है ना, उनकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल जो हैं ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स डेवलप होते हैं जिनके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सच टाइप ऑफ करेक्टर्स वी कैन डिस्टिंग्विश, है ना, मेल एंड फीमेल इजीली। ओके। और द पीरियड ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग when secondary sexual characteristics develop and the sexual changes are, है ना, matured is sexual organs are matured is called puberty, है ना। जो ये जो उम्र है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं और इसके साथ ही सेक्स ऑर्गन्स जो है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होते हैं, इस अवस्था को हम, इस उम्र को हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी, ठीक है ना। इसके साथ ही चेंज एट प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी के समय में कौन कौन से चेंजेस जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं, मेल और फीमेल में। वैसे आप सभी इन बातों से फेमिलियर हैं और 8th क्लास में आपने लर्न भी कर रखी है इस चीज़ को, फिर भी यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें इनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो पहला जो चेंजेज आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है हेयर बिगिन टू ग्रो इन पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक फेस, आर्म पिट एंड जेनिटल एरिया, है ना। तो इन पार्ट्स के, बॉडी के इन पार्ट्स के अंदर हेयर्स जो है वो ग्रो होने लगते हैं। इसके साथ ही द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड पिंपल्स आर डेवलप्ड, है ना। ये सभी, ये बात भी आप जानते हो कि जैसे ही हम 10 से 14 एज की एज में पहुंचते हैं तो हमारी जो स्किन है वो ऑयली होने लग जाती है ना, और पिंपल्स वगैरह हमारे फेस के ऊपर डेवलप होते हैं। इसके साथ ही द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर बिगिन टू बिकम कॉन्शियस अबाउट देम सेल्फ, है ना। बच्चे और बच्चियां जो है अपने खुद के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ भी काम को करने से पहले 2 बार सोचते हैं, है ना, कि ये मेरे लिए कैसा रहेगा, ये मैं काम कर रहा हूँ, और अपने मित्रों के साथ रहना, ये ऐसे कुछ करेक्टर्स डेवलप होते हैं। ओके। इसके साथ ही ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज इन गर्ल्स, है ना, गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट का इंक्रीज होना। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, जिसको हम मंथली पीरियड कहते हैं, स्टार्ट इन गर्ल्स। ओके। और वाइडिंग ऑफ पेल्विक रीजन इन गर्ल्स, है ना, गर्ल्स के अंदर जो पेल्विक रीजन है उसका वाइड होना। और वॉइस बिगिन टू क्रैक इन बॉयज़, है ना, बॉयज़ की जो आवाज़ है उसका क्रैक होना, यानी भर्राई हुई आवाज़ आना, मोटी आवाज़ बन जाना। मसल्स एंड बोन्स आर बिगिन टू डेवलप्ड, है ना, मसल्स और बोन्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बाय द हार्मोनल चेंज, है ना, हार्मोनल चेंज होने से ये सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। इसके अलावा टेस्टिस बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म इन बॉयज़, है ना, बॉयज़ के अंदर जो टेस्टिस हैं उन टेस्टिस के थ्रू स्पर्म का डेवलपमेंट होना, जिसको हम मेल सेक्स सेल के नाम से पुकारते हैं, या मेल गैमीट, जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल गैमीट जो है वो स्पर्म मेल गैमीट कहलाते हैं। एंड ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग इन गर्ल्स, है ना, गर्ल्स के अंदर ओवरी के थ्रू जो है मैच्योर एग का रिलीज होना, जिसको कि हम फीमेल गैमीट के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो ये जो है डेवलपमेंट, ये कुछ चेंजेस जो है प्यूबर्टी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर या ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब है सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, और ये इम्पोर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मोस्टली ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इनमें से कोई न कोई एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लें। और आपकी जो बुक है उस बुक में भी इसका फिगर जो है बना रखा है, उसको आप देख करके इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये फिगर 8.10 और 8.11, ये दोनों ही फिगर कभी कभी एग्ज़ाम में भी बनाने के लिए कह दिए जाते हैं, इसलिए इनको आप एक बार
अपनी क्लास वर्क की कॉपी में ड्रॉ कर लें, बना लें। और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसलिए इसको भी आप याद रखें। जैसे कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे टॉप पर लिखा हुआ है ब्लैडर है। ब्लैडर के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिथ्रा, पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डेफरेंस और यूरेटर, है ना। तो ये पार्ट्स क्या हैं और इनका क्या वर्क है और कौन कौन से वर्क परफॉर्म करते हैं इसके बारे में भी अभी नोट्स में लिखा है, तो उनको आप अच्छे से याद कर लें, इनको नाम याद रखें। इसके साथ ही फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर देखेंगे आप ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद ओवरीज, उसके बाद यूट्रस और कार्वेक्स और वेजाइना, ये कुछ नाम हैं। अब जो मेन बात करना चाह रहे हैं इसमें वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका वर्क क्या है? वो है प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट। सबसे पहला वर्क है इसका कि मेल गैमीट, जिसको अपन स्पर्म के नाम से पुकारते हैं, है ना, इसका प्रोडक्शन करना। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। दूसरा वर्क है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है स्पर्म का उसके प्रोडक्शन की साइड से उसकी फर्टिलाइजेशन की साइड तक उसका ट्रांसफ़र करवाने का जो काम है वो। और फिर थर्ड है टू मेक अ फ्लूइड मीडियम फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म एंड देयर मूवमेंट, है ना। स्पर्म के न्यूट्रिशन और उसकी मूवमेंट के लिए मीडियम जो है, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करवाना, ये जो है इसका मेन वर्क है। तीनों वर्क जो है इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है फॉलोइंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। कौन कौन से पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी इसको हम प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी पुकारते हैं। देयर आर 2 टेस्टिस विच आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, है ना। ये टेस्टिस जो होते हैं वो मेल जो ह्यूमन बींग हैं, मेल पार्ट हैं, उनके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं और ये 2 टेस्टिस होते हैं और ये इनकी जो लोकेशन है वो जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर की तरफ स्क्रोटम के अंदर होता है। और ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में क्यों प्लेस्ड होते हैं। तो द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, और स्क्रोटम इज़ अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलेनुमा संरचना है। और टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, है ना। इन टेस्टिस का वर्क क्या है? मेल गैमीट, जिनको हम स्पर्म कहते हैं, या और इसके साथ ही जो सेक्स हार्मोन्स हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से पुकारा जाता है, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन करना इनका मेन वर्क है। ओके। और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज स्टार्ट इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, है ना। जैसे ही प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है उसी समय से स्पर्म का फॉर्मेशन मेल बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है। आफ्टर फॉर्मेशन द स्पर्म मूव्स टू अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस, है ना। इसके बाद प्रोडक्शन होने के बाद टेस्टिस से ये एपिडिडाइमिस में मूवमेंट करने लगते हैं और स्पर्म गेट मैच्योर इन एपिडिडाइमिस एंड दे स्टोर्ड देयर टेम्परेरी, वहाँ पर ये स्टोर्ड रहते हैं, वहाँ पर ये इनका मैच्योरेशन होता है और वो वहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट है वास्ट डिफरेंस। आप अपने बुक के अंदर इस वास्ट डिफरेंस के देख सकते हैं कहाँ पर है और इसका वर्क क्या है। वास्ट डिफरेंस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट जॉइंड विथ अ ट्यूब विच कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली जो ट्यूब है उससे उसके साथ ये जॉइन हो जाती है, विच एंड बिकम यूरिथ्रा, और ये यूरिथ्रा में कन्वर्ट हो जाती है। वास्ट डिफरेंस कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा, ये वास्ट डिफरेंस का वर्क क्या है? ये स्पर्म को एपिडिडाइमिस से यूरिथ्रा के अंदर कैरी करती है। और देयर आर 2 ग्लैंड, यहाँ पर इसके साथ ही 2 ग्लैंड भी होती है जिनका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। इन दोनों का क्या वर्क है? ये दोनों ग्लैंड्स दे एड देयर सिक्रीशन इन द वास्ट डिफरेंस, ये दोनों ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को वास्ट डिफरेंस में डालती है और द सिक्रीशन ऑफ देयर ग्लैंड दीज ग्लैंड्स
provide nutrition to the sperm and sperm get fluid medium for easier transportation, है ना। तो ये दोनों ग्लैंड्स जो है अपने अपने जो सिक्रीशन है वो वास डिफरेंस में डालती है और वहाँ पर ये स्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और फॉर इज जिससे क्या होता है उनका ईजियर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, फ्लूइड मीडियम मिल जाता है। ओके, तो स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, इन तीनों को मिला करके हम सीमेन के नाम से पुकारते हैं। ओके, फिर है स्पर्म। स्पर्म का क्या वर्क है? स्पर्म आर टाइनी बॉडी एंड लॉन्ग टेल जेनेटिक मटेरियल, दे मूव्स टूवर्ड फीमेल थ्रू दिस लॉन्ग टेल, है ना। इन टेल की हेल्प से, जैसा कि यहाँ पर फिगर भी बना रखा है स्पर्म का, आप देख सकते हैं, है ना। इसके एक तो हेड है, दूसरा टेल है ना। इसके टेल के थ्रू ये मोशन करता है, मूवमेंट करता है और ये मूवमेंट के थ्रू जो है वो फीमेल गैमेट की तरफ आगे बढ़ता है या उसकी तरफ फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। ओके, उसके बाद ही आवर बॉडी, अब ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिस को स्क्रोटम में जगह क्यों मिली या वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ओवर बॉडी टेम्परेचर इज़ हाई, अगर उसको एब्डोमिनल कैविटी में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई होता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज रिक्वायर्ड अ लोअर टेम्परेचर, है ना। और जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लो होती है ना। कम टेम्परेचर पर उसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए अगर वो बॉडी एब्डोमिनल कैविटी में होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा नहीं, इसलिए उसको उन टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर अलग से एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ जो है प्लेस्ड किया है गॉड ने, है ना। सो द टेस्टिस इज ले आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। ओके, ये अच्छे, इसको आप अच्छे से याद रखना। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका वर्क क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये भी चित्र मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद वर्क है इसका टू रिप्रोड्यूस फीमेल गैमिट, या जिसको हम ओवम या एग के नाम से जानते हैं, एग या ओवम का प्रोडक्शन करना। दूसरा है टेक द एग सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, उस एग सेल को फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचाना। उसके बाद ही सपोर्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन प्रेगनेंसी, जो जो फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो है उसको सपोर्ट करना, ये इसका मेन वर्क है। ओके, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।